अकाउंट 18 मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। 18 मोबाइल फोन में छिपे हैं मौलाना साद के बड़े राज। पैसों का सोर्स, ट्रांजैक्शन छिपाए गए। 14 लोगों ने पैसों के ट्रांजैक्शन में हेराफेरी की है, गड़बड़ी की है। मौलाना साद के 6 करीबियों के 18 मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। निजामुद्दीन मरकज में 16,500 लोग गए थे, इसके बारे में खुलासा हुआ है। 16,500 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। आर्म्ड पुलिस सिक्योरिटी ब्रांच ने यह तमाम जानकारी जुटाई है। अभी की बड़ी खबर है और आज मौलाना साद का ब्लैक एंड व्हाइट राज भी इन्हीं सब खबरों के सहारे और इन्हीं सब खबरों के जरिए हम खोलने जा रहे हैं। मौलाना साद का ये ब्लैक एंड व्हाइट गेम क्या था, सबसे पहले तो आप ये देखिए, और मोबाइल के जरिए क्या क्या आखिरकार मोबाइल जो मौलाना साद के 14 करीबी हैं उनके मोबाइल के जरिए किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, एक एक करके आप देखें। पहली जानकारी, मोबाइल के जरिए मरकज में 13 से 24 मार्च तक 16,500 लोग आए थे। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली थी। सेलफोन डेटा के आधार पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, यानी जितने भी 16,500 लोग हैं कहां कहां पर गए हैं, किस रूट से गए हैं, मरकज में एक्टिव मोबाइल के आधार पर ये जांच की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसी को कहते हैं कि मरकज में मौजूद लोगों का एक पूरा डेटा तैयार किया गया है। इस डेटा बेस को पूरी तरह खंगाला जा रहा है। कहां के लोग थे, कहां से आए थे, कहां पर गए हैं, किस मुल्क के थे, किस राज्य के थे। पुलिस ने रिपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकार को सौंपा है और ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और अलग अलग राज्यों की पुलिस अभी इंटीग्रेशन में काम कर रही है। डेटा के सबूत के तौर पर क्राइम ब्रांच आगे चल करके इस्तेमाल करेगा, यानी 16,500 लोगों का पूरा डेटा खंगाला गया है ताकि मौलाना साद जैसे ही शिकंजे में आए वैसे ही जमातियों का जितना भी ट्रैक रिपोर्ट कार्ड है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, ट्रैक रिपोर्ट का मतलब यह होता है कि कहां कहां पर ये लोग गए हैं, किन गलियों में गए हैं, किन मोहल्लों में गए हैं, किस जिले में गए हैं, किस कस्बे में गए हैं, किस राज्य में गए हैं, सब कुछ कॉल डिटेल से लोकेशन की जांच करके इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत ही माइन्यूट ये सारी ऑब्जर्वेशन होती है और जब पूरा डेटाबेस इकट्ठा कर लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसे फिल्टर किया जाता है और जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। 15,000 लोगों के संपर्क में ये 16,500 लोग आए थे। ये पहला बड़ा खुलासा है। लेकिन हां, मौलाना साद के ब्लैक एंड व्हाइट गेम के बारे में भी बताएंगे। इससे पहले कि मैं आशीष के साथ में जुड़ूं, मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, अंदर तक जा रहे हैं। हमें बताएंगे कि ईडी के जरिए, क्राइम ब्रांच के जरिए, आर्म्ड पुलिस के जरिए क्या जानकारी मिल रही है। लेकिन उससे पहले मौलाना साद का ब्लैक एंड व्हाइट गेम यहां पर करने जा रहे हैं हम खुलासा कि मौलाना साद के साथी किस तरह से, नूर और आलम, ये दो साथी हैं। आप देखें, नूर खातों में हेराफेरी करता था, अब्दुल आलम रकम को निवेश करने का काम किया करता था। इन्वेस्ट कहां पर करना है इसका फैसला करता था आलम। नूर वित्तीय प्रणाली का इस्तेमाल करता था, यानी नूर एक ऐसा शख्स था जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पूरी तरह से इस्तेमाल करता था और आलम एक ऐसा शख्स था जो मरकज का जितना भी पैसा है और जितनी भी गतिविधियां हैं उनकी देखरेख का काम करता था। पैसों को किस तरह से ब्लैक से व्हाइट करना है ये काम अब्दुल आलम करता था, लेकिन नूर जो है पैसों का सोर्स और ट्रांसफर की जानकारी छिपाता था। ये जानकारी अब्दुल आलम के पास आती थी। साद के बेटे और शाहिद के साथ संपर्क में अब्दुल आलम लगातार रहता था और भारत से लेकर के बाकी जितनी गल्फ कंट्रीज हैं या विदेश में कैसे पैसों को या हवाला के जरिए या किसी और जरिए ब्लैक से व्हाइट कैसे करना है। नूर ट्रांसफर पर पर्दा डालने के लिए कई हिस्सों में इन ट्रांसफर को बांट दिया करता था। वसीम नाम के शख्स से शाहिद की बात होती थी और यही अब्दुल आलम के साथ संपर्क में रहा करते थे। नूर जो है पैसे एक खाते से दूसरे खाते में जल्दी ही ट्रांसफर कर देता था, लेकिन अब्दुल आलम ट्रैवल एजेंट वसीम को पासपोर्ट मुहैया कराता था और दरअसल इन्हीं सब चीजों के जरिए, नूर और आलम के जरिए ही पैसों के इस लेन देन को ब्लैक के जरिए व्हाइट में तब्दील किया जाता था। यानी जो भी पैसा आ रहा है, मरकज के खाते में आ रहा है, मौलाना साद के खाते में आ रहा है, बेटों के खाते में आ रहा है, भांजे के खाते में आ रहा है, ट्रांजैक्शन को कानूनी दिखाने की कोशिश की जाती थी और नकद लेने देने लेन देन में पकड़ में कोई ना आए, इस चीज को अब्दुल आलम सुनिश्चित करता था। नूर साद से नहीं बल्कि अब्दुल आलम से सीधे संपर्क करता था, साद से सीधे बातचीत नहीं होती थी। अब्दुल आलम जो है नकद के लेन देन को किस तरह से व्हाइट किया जाए इस बात को पूरा करता था, यानी पूरी तरह से ये ब्लैक एंड व्हाइट का खेल चलता था। लेकिन ये सरहद पार कैसे जाता था, ओवरसीज किस तरीके से जाता था, ये भी देखें अब आप। विदेशी निवेश किस तरह से होता था, ये अगला ग्राफिक हमें बताएगा। दिखाएं यहां पर, साद ने अपने पैसों का विदेश में निवेश किया। मुरसलीन नाम का एक शख्स जिसके जरिए विदेश में निवेश किया जाता था। आगे दिखाएं। हां, मुरसलीन के विदेश में कई कारोबार हैं और साद के परिवार से संपर्क में सीधे तौर पर हारून रहता था, हारून से संपर्क में मुरसलीन रहता था और हारून पूर्व सोवियत से आने वालों का वीजा बनाया करता था
और मुफ्ती शहजाद साद से सीधे तौर पर जुड़ा रहता था और मुफ्ती शहजाद के जरिए विदेशी निवेश कहां कहां पर होना है, मुफ्ती शहजाद ये बात तय किया करता था। यानी हारून, मुफ्ती शहजाद, आलम, नूर, इन सभी के बारे में जानकारी क्या मिल रही है? मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। आशीष वो रिपोर्टर हैं इंडिया न्यूज के जो दिन रात इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और ट्रेस कर रहे हैं। आशीष के जरिए हमें ईडी की जानकारी मिलती है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जानकारी मिलती है, आईटी के स्कैनर पर यह केस कहां तक पहुंचा, इन सभी के बारे में पता चलता है। आशीष, सबसे पहले तो मुझे यह बताएं कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कहां तक पहुंची है, अभी मौलाना साद कहां है, और क्या यह माना जाए मौलाना साद की जो 14 सहयोगी हैं ये भी रडार पर हैं, इनके जरिए भी बहुत कुछ इकट्ठा किया जा चुका है? देखिए राशिद, दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो बहुत जल्द मौलाना साद को 5वां नोटिस दिल्ली पुलिस इशू करने जा रही है। जो चौथा नोटिस दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को जारी किया था, जिसमें मौलाना साद से उसके यूट्यूब चैनल के लिंक, यूट्यूब चैनल को ऑपरेट कौन करता है, यूट्यूब चैनल का पासवर्ड कौन सा है, ये तमाम जानकारियां मांगी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि मौलाना साद ने ये सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस को साझा नहीं की है। दूसरी अहम बात, 5वें नोटिस में यह भी कहा जाएगा मौलाना साद को कि आप अपना कोविड-19 का टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल से कराइए। हालांकि साद की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मैंने अपना कोविड का जो टेस्ट है वो प्राइवेट लैब से करा लिया। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि आप अपना टेस्ट पहले सरकारी लैब से कराइए। सूत्र मौलाना साद के जो लोग मेरे संपर्क में हैं वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साद जो है वो सरकारी लैब से जांच कराएगा, लेकिन कब कराएगा ये क्लियरिटी नहीं है। मौलाना साद के वकील ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ये जानती है कि मौलाना साद कहां है। ये तो बात रही राशिद दिल्ली पुलिस की। हाँ। सबसे ज्यादा इस समय जांच चल रही है वो ईडी की, क्योंकि मरकज में जो अभी तक ईडी की जांच चल रही है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। व्हाइट और ब्लैक इन दोनों का खेल मरकज में चलता था। हाँ। चाहे वो 11 अकाउंट हो, एक बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है जो निजामुद्दीन में है, जिसमें रकम आने के विद इन 48 आवर्स यानी 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर इस रकम को 11 अलग अलग अकाउंट्स में डिसबर्स कर दिया जाता था। ठीक है। अकाउंट्स में अलग अलग डिसबर्स करने का काम कौन करता था? तो मौलाना साद के 3 बेटे और उसका भांजा वो अकाउंट्स को अलग अलग डिसबर्स करते थे। उन अकाउंट्स में रकम जाने के बाद कहां जाती थी ये किसी को नहीं पता। ठीक है। दूसरा एंगल, मौलाना साद का ओवरसीज कनेक्शन और फॉरेन कनेक्शन, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ईडी जो है वो जांच रही है। 14 ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी की सख्त निगाह है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं मरकज के नाम से, उसमें ईडी को ये लग रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, इतने बड़े ट्रांजैक्शन है, वो नियमों के तहत नहीं किए गए हैं। ठीक है। लिहाजा मौलाना साद का श्रीलंका कनेक्शन, इसके अलावा कनाडा कनेक्शन, सोवियत रूस कनेक्शन, इन तमाम कनेक्शनों को ईडी अभी खंगाल रही है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया। आशीष सिन्हा मेरे चंद उन सहयोगियों में से हैं, तेज तर्रार रिपोर्टर्स में से हैं जो खबर की तह तक जाते हैं और खबर निकाल करके लेकर के आते हैं।